आइए देखते हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का प्रवर्तन। इससे अप्रॉक्स 70 टू 76 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये 15 फरवरी 2024 को होने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर फर्स्ट का है हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन ये क्वेश्चंस को, ठीक है ना। कि प्रकाश की चाल वायु में निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है। हम लोग जानते हैं कि वायु हो, ठीक है, वायु हो या निर्वात हो, ठीक है ना, वायु हो या निर्वात हो, प्रकाश की जो चाल होती है हमारी, तो प्रकाश की स्पीड होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। वायु में या निर्वात में, दोनों में हमारा प्रकाश का जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। तो जो आंसर होगा इसका वो सी नंबर आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो क्या कह रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग न्यूनतम होती है। यानी जो निम्नलिखित जो हमारे पास दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शंस, इनमें से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रकाश की जो चाल होती है, सबसे इनमें से सबसे कम किस में होगी। निर्वात में होगी, ठीक है, निर्वात में होगी, जल में होगी, वायु में होगी या फिर कांच में होगी। ये आपको बताना है कि सबसे कम किस में होती है। हम लोग जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए वायु कहिए या हवा कहिए, ठीक है ना, वायु में भी अप्रॉक्स इतना ही होता है, इतना ही प्रकाश की जो चाल होती है इतना ही होती है। दूसरी चीज जल या पानी, एग्जाम में आपको पानी भी बोलेगा, तो जल या पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश गमन करता है। मगर कांच में जो स्पीड होती है प्रकाश की 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा है किसमें, निर्वात में और वायु में, उसके बाद जल में है। यानी सबसे जो न्यूनतम कह रहा है हमारा क्वेश्चन में जो है, वो क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि न्यूनतम किस चीज में है, तो निर्वात में 3.3 × 10⁸ है, ठीक है, और वायु में 3 × 10⁸ है, जल में पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मगर कांच में उससे कम है, ठीक है। तो जो सबसे न्यूनतम होगी वो किसमें होगी, जो सबसे न्यूनतम हमारा जो सबसे न्यूनतम होगा हमारे चीज में होगा, वो हो जाएगा क्या चीज में, कांच में, ठीक है ना, वो होगा हमारा कांच में। तो ऑप्शन क्या है, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ये जो माध्यम एक्चुअली में किसे कहा जाता है, माध्यम कहा जाता है यानी प्रकाश जिस वस्तु से या जिस वस्तु से प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश सुगमता पूर्वक गमन कर सके, ठीक है, उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से सुगमता पूर्वक यानी आसानी से गमन कर सके उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु या जिसके द्वारा आसानी इसे गमन कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। उसे हम लोग माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है, माध्यम कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माध्यम कितने प्रकार का होता है, ठीक है। माध्यम हमारा कितने प्रकार का होता है। माध्यम हमारा एक्चुअली में 2 प्रकार का होता है। एक पारदर्शी होता है और दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, ठीक है ना। एक पारदर्शी और दूसरा अपारदर्शी माध्यम। यानी एक्चुअली में हमारा जो माध्यम होता है वो 2 ही प्रकार का होता है। पारदर्शी में भी एक कंप्लीटली पारदर्शी होता है,
पारदर्शी में एक पूरी तरीके से पारदर्शी होता है जिसमें प्रकाश का टोटल गमन हो जाता है, ठीक है ना, प्रकाश का टोटल गमन हो जाता है पारदर्शी में। एक एक होता है इसी में, एक होता है पारभासी, पारभासी माध्यम, जिसमें प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का केवल प्रकाश का केवल कुछ अंश ही बाहर आ पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के हो रहे हैं। प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है पारदर्शी और दूसरा और होता है पारदर्शी और दूसरा होता है अपारदर्शी। पारदर्शी में भी दो हैं, एक कंप्लीटली पारदर्शी होते हैं और दूसरा होता है पारभासी, जिससे कुछ प्रकाश के कुछ किरण बाहर आते हैं, बाकी सब अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा हमारा, ये ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। हम लोगों ने देखा है कि हवा में हवा में अलग, ठीक है, कांच में अलग, कांच में अलग, जल में अलग, यानी हर माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो रही है, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए तैलीय कागज पूछ रहा है कि तैलीय कागज कैसा होता है। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज सपोज दैट ये हमारा एक कागज है, ठीक है, ये हमारा कागज है। तैलीय कागज जब इस पे यानी ऐसा कागज जिसपे कुछ तेल की बूंदे हमारी गिर जाएं तो ये पारभासी हो जाती हैं। तैलीय कागज जो होती है वो पारभासी हो जाती है। इस पे जब प्रकाश की किरणें आके टकराएंगी तो इससे कुछ कर प्रकाश की किरणें अवशोषित हो जाएंगी और बाकी जो किरणें हैं वो इसके आर पार क्रॉस कर जाती हैं, यानी ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये पारभासी हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग पारभासी कहते हैं, ये पारभासी हो जाता है, इसको हम लोग पारभासी पारभासी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये पारभासी, या इसको हम लोग बोलेंगे पारभाषक, इसको हम लोग पारभाषक बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, सी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं, ऐसे गमन करती हैं, ऐसे गमन करती हैं, या फिर सीधी रेखा में गमन करती हैं। कभी भी आप लोग टॉर्च देखिएगा, ठीक है, कभी भी आप लोग अगर हाथ में अपने टॉर्च लीजिए, टॉर्च लेके और अगर उसको रात में अगर आप लोग लाइट जलाइएगा टॉर्च का, तो देखिएगा कि प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करती है। या आपको यूं कहा जाए कि एक हम लोगों ने यहाँ पे एक हम लोगों ने लिया बल्ब, ठीक है, एक हम लोगों ने यहाँ पे बल्ब ले लिया, ठीक है, हम लोगों ने एक लिया बल्ब, ठीक है, एक हम लोगों ने एक बल्ब लिया, ठीक है, बल्ब लिया और इस पे आप लोग ऐसे ऐसे इस पे एक कागज का एक शीट, कागज का एक शीट, पतला सा कागज का एक शीट आप लोग इस पे दीजिए, ठीक है, कागज का पतला शीट दीजिए और इस पूरे कागज के शीट में आप लोग देखिएगा, इसमें होल करके आप लोग देखिएगा, जब बल्ब जलाई जाएगी तो यहाँ से जो कागज का ये जो छोटा छोटा होल हम लोगों ने किया है, रात में जब आप लोग देखिएगा तो प्रकाश एक सीधी रेखा में यहाँ पे गमन करती हुई दिखाई देगी, सीधी रेखा में प्रकाश एक सीधी रेखा में हर होल से निकलती हुई प्रतीत होगी, यानी इससे पता चलता है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, यानी डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से प्रकाश की जो माध्यम दिया हुआ है इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कांच में जो प्रकाश की जो चाल होती है 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। पानी में हम लोगों ने अभी देखा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में प्रकाश गमन नहीं करता है, 0 होता है। निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक हमें किसमें दिखाई दे रहा है, निर्वात, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपको बताना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक हो या आभासी, काल्पनिक कहिए या आभासी प्रतिबिंब कैसी होती है, सीधी होती है या उल्टी होती है। कभी भी काल्पनिक हो, ये जो हमारा मिरर है, सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पे मिरर हम लोगों ने रखा है, यहाँ पे सपोज दैट हम लोगों के पास मिरर है, ये मिरर है, ठीक है ना। जब यहाँ पे कोई कोई आदमी यहाँ पे अगर खड़ा होता है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है,
इसकी जो परछाई बनेगी, इसकी जो परछाई बनेगी ये वही होगी। जैसा ये मिरर में जैसे इंसान खड़ा होगा, जैसे खड़ा होगा वैसा ही इसकी परछाई बनेगी, ठीक है ना। मगर फर्क यही है कि इसमें जो है इसका राइट, ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट इधर, ठीक है, इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा और इसका लेफ्ट हो जाता है, बस फर्क इतना ही होता है। मगर फिगर कभी भी आपका जो काल्पनिक फिगर होता है कभी भी ये उल्टा नहीं बनता है, ये उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग उल्टा, ये हो गया हमारा उल्टा, ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा, ऐसे बनता है। जो काल्पनिक होती है या तो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, मगर कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है ना। उल्टा जो वास्तविक होता है, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है ये हमेशा उल्टा बनता है। ऐसे फिगर आपका बिंब ऐसे रहेगा, इंसान हो या कोई भी वस्तु हो वो ऐसे रहता है, और उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है ये उल्टी हो जाती है ऐसे। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है तो ऐसे बनती है, उसको सीधा बोलते हैं। अब इसमें है कि जो वस्तु जिस हिसाब से दर्पण से जितनी दूरी या जितनी भी पास में होती है उसी हिसाब से इसके छोटा बड़ा होने का कंडीशन रहता है, ठीक है ना। मगर जो भी होता है काल्पनिक जो भी होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा ये सीधा ही पूछ रहा है आपसे कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसी होती है, तो हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे हम लोग पारभासी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम कहते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। पारभासी माध्यम जैसे कि कागज पे अगर हमारा तिल कागज पे ऑयल का कुछ बूंदे हम लोग गिरा दें कागज पे तो ये पारभासी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पारभासी हो जाता है, ठीक है। जब इससे प्रकाश आएगी, प्रकाश की किरणें आएंगी इस पे, ठीक है ना, तो इसके कुछ हिस्सा ही इससे आगे निकल पाएगा, बाकी सारे प्रकाश की किरणें इसमें अवशोषित हो जाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पारभासी बोलते हैं, पारभासी माध्यम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की एक छोटा सा भाग ही पार कर पाए उसे हम लोग पारभासी माध्यम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के हमारे 2 नियम हैं। कौन कौन से प्रकाश के परावर्तन के नियम है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब सभी जो है एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे? सपोज दैट कि हमारे पास एक दर्पण है, ये हमारे पास एक दर्पण है, यहाँ एक बिंदु हम लोगों ने लिया, बिंदु से आपतन किरण, परावर्तन किरण, ठीक है। और आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु पे खींचा गया ये लंब, आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब, ये जो तीनों जो लाइनें होंगी, ये तीनों लाइनें हमेशा एक ही तल में होंगी, ठीक है। ये पहला नियम हुआ, एक ही तल में होंगी, एक ही तल का मतलब एक ही प्लेन, तल का मतलब एक ही प्लेन में होंगी, ठीक है ना। दूसरी बात, आपतन किरण, आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और परावर्तन कोण, ठीक है ना, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जो है अब बराबर होगा, ठीक है। पहला नियम ये हो गया कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है, पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उनके कितने नियम हो गए, 2 नियम। कितने नियम हो गए, 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आपको बताना है कि अवतल दर्पण, हमारा जो अवतल दर्पण है, दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। समतल, ठीक है, एक तो होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है, और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। ये 3 दर्पण है हमारे, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको बताना है। ये है हमारा अवतल दर्पण। हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण यानी जिसका सीना उतान हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब ये हमारा ऐसे हो गया, ये उतान है। अब ये उतान है यानी इसका कलई जो किया हुआ पोर्शन है, पृष्ठ है, वो इधर है, कलई किया हुआ पृष्ठ जो है वो इस साइड है, ये हमेशा उतान रहता है। अवतल कहते हैं जिसका तल धंसा हुआ, मतलब ऐसा दर्पण जिसका तल धंसा हुआ है। देखिए ये ऐसा दर्पण है जिसका तल धंसा हुआ है। अच्छा, जब तल धंसा हुआ है तो
प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, तो ये वाला, इस पोर्शन को हम लोग प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ये वाला। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका कोई प्रकाश है जो यहाँ से आया, ठीक है, आया और यहाँ से परावर्तन के बाद में ये इस साइड मुड़ गया, आया और परावर्तन के बाद ये यहाँ से मुड़ा, कहाँ से मुड़ा जी, ये कभी भी मुड़ता है, ये कभी मुड़ता है तो कहाँ से मुड़ता है, फोकस से मुड़ता है। ठीक है ना, प्रकाश आया यहाँ से, प्रकाश आया और यहाँ टकराने के बाद मुड़ा, मुड़ा और रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से ये गुजर जाता है। तो अभी भी इसका जो हम लोग जो ध्रुव होता है, ये ध्रुव पोल, पोल से चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, कोई हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, पोल से राइट साइड जाने पे, पोल से राइट साइड जाने पे जो भी नियामक हम लोग लेंगे वो धनात्मक होगा, जो भी हम लोग नियामक लेंगे वो क्या होगा, वो धनात्मक होगा। और पोल से राइट लेफ्ट साइड जाने पे जो भी नियामक हम लोग लेंगे, चाहे जो चीज हम लोग लें, वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है ना, अब ये पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये जो हमारा दर्पण है, दर्पण का हमेशा फोकस हो, ठीक है, फोकस हो, ठीक है, चाहे इसका केंद्र हो, फोकस हो या इसका केंद्रक हो, कुछ भी हो, जो भी होगा अवतल दर्पण का, वो हमेशा, वो क्या होगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है, वो लेफ्ट साइड होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ये फोकस किधर है, प्रकाश आया यहाँ से, प्रकाश आने के बाद यहाँ से क्रॉस किया, तो क्रॉस किया तो कहाँ से क्रॉस किया, फोकस दूरी से, इसके फोकस बिंदु से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो फोकस बिंदु ध्रुव के किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो जो भी चीज लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो आपका जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो ये फोकस दूरी है क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, चलिए उत्तल दर्पण में अगर हम लोग देखें, उत्तल दर्पण पे मान लीजिए कि हमारा प्रकाश यहाँ से आया, ठीक है, प्रकाश आके और यहाँ से यहाँ आया और इस साइड में ये ऐसे क्रॉस कर गया, ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये हमारा मेन है, ध्रुव से हमने मेन अक्ष हमने ड्रॉ किया, ये जाते हुए कहाँ प्रतीत हो रहा है, इस साइड जाते हुए प्रतीत हो रहा है, यानी ये मेन फोकस दूरी जो है, ये है मेन फोकस पॉइंट, ये है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव से ये किधर जा रहा है, ये ध्रुव से ये राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। ठीक है ना, तो जब राइट साइड जाने वाला है, राइट साइड का जितना भी नियामक हम लोग लेंगे वो क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। यानी उत्तल दर्पण, यहीं पे अगर आपका लिखा होता है, अवतल दर्पण तो है, यहीं पे अगर लिखा रहता है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, दर्पण का, दर्पण का फोकस, फोकस दूरी क्या होगी, है ना, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगी, तो हमेशा क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, यानी सपोज दैट ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वृत्ताकार सीमा, वृत्ताकार सीमा ये वाला, ये पोर्शन, वृत्ताकार सीमा रेखा, ये सीमा रेखा का व्यास, यानी जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, ये हमारा, इसका जो ये व्यास है, जिससे यानी दर्पण जिस गोले से हम लोग, जिस काल्पनिक गोला से हम लोगों ने लिया है दर्पण, जिस काल्पनिक गोला से हम लोगों ने लिया है, जिस काल्पनिक गोला से हम लोगों ने दर्पण को ऐसे काटा है, काटने के बाद ये उत्तल हो या अवतल बने, जो भी बने, ठीक है, उसी का पूछ रहा है कि व्यास, व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस दर्पण के व्यास को, दर्पण के सीमा रेखा के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे द्वारक कहा जाता है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक, उसे द्वारक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद रखना है हमेशा कि उत्तल दर्पण से चाहे वस्तु आप कहीं भी रखें, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु आप चाहे कहीं भी रखिए, हमेशा हमेशा उत्तल दर्पण के से वस्तु चाहे आप कहीं भी रखिए, हमेशा उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, छोटा ही बनता है। उत्तल दर्पण से वस्तु चाहे आप कहीं भी रखिए, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे सपोज दैट हमारा कहीं पे भी वस्तु हम रखें, यहाँ पे कहीं पे भी वस्तु रखें या कहीं पे भी आदमी खड़ा हो, ठीक है, यहाँ से जो जाने वाला है, यहाँ से जो प्रकाश जाएगी, ठीक है, ये फोकस अंदर से जाकर कटेगी और एक यहाँ पे आके, ठीक है, और एक यहाँ से, ये है सेंटर हमारा, ये हमारा ए फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हुआ, और जब फोकस से ऐसे निकल जाना है, और दूसरा एक यहीं से हम लोग लाइन, काल्पनिक लाइन ड्रॉ किया जो इसके सेंटर से जो चला जाएगा, सेंटर से जाएगा, और ये दोनों जहां भी काटेंगे एक दूसरे को, जहां पे भी ये दोनों काटेंगे, वही इसका इमेज का
वही इसका इमेज हो जाएगा, यही इसका इमेज, सॉरी, वही इसका इमेज बन जाएगा ये। यानी उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है, ठीक है, जिससे वस्तु जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। यानी ऐसा दर्पण आपको बताना है, किस दर्पण में दूर की वस्तु, दूर हो, पास हो, चाहे कहीं भी हो, किस दर्पण में दूर की वस्तु हमेशा सीधा दिखाई देता है। बस एक ही हमारे पास दर्पण है जिसकी, सॉरी एक नहीं, हमारे पास दो ही दर्पण है जिनमें वस्तु जो है चाहे आप कहीं भी रखिए हमेशा सीधा ही प्रतीत होता है। एक है समतल दर्पण, है समतल, और दूसरा है उत्तल दर्पण। ये दो ऐसे दर्पण हैं जिनमें वस्तु जो है हमेशा सीधी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है। देखिए दाढ़ी बनाने में हम लोग जो जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि हमें दाढ़ी बनाने में ऐसे दर्पण का इस्तेमाल करना होगा जिसमें वस्तु का जो फेस है, ये फेस थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। फेस जब बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो बार बार को आसानी होती है अपने काम को करने में। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में हमारा हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी हमने कहा या तो आपका उत्तल दर्पण हो, सॉरी उत्तल दर्पण हो, ठीक है, उत्तल दर्पण हो, आपका उत्तल दर्पण हो, या आपका अवतल दर्पण हो, सॉरी अवतल दर्पण हो, ठीक है, या आपका उत्तल दर्पण हो। ठीक है, कुछ भी हो, उत्तल दर्पण हो। ये जो ध्रुव है यहाँ पे जो ध्रुव है ये, इसका अगर इस साइड फोकस दूरी बनेगा, इस साइड फोकस बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। इस साइड बनेगा तो क्या होगा, निगेटिव। अवतल में फोकस हमेशा राइट लेफ्ट साइड बनता है, उत्तल में फोकस हमेशा राइट साइड बनता है। हमारा क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यानी राइट साइड दिया हुआ है, यानी ये क्या होगा, एक उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, ये जो है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक, या हम लोग उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कैसी होती है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो तो हमेशा हम लोग को मालूम है कि सीधा बनता है, ठीक है, और हरासित होता है, यानी घटते हुए, यानी छोटे होते हुए बनता है। यानी अगर ऐसा है तो फिर छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, वो छोटा ही बनेगा, हरासित होता है, यानी जो एक्चुअल में जो वस्तु है हमारा उससे छोटा ही बनेगा। ठीक है ना, तो सीधा होता है और क्या होता है, हरासित होता है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है, आप किसी जो भी दर्पण है आप उसके पीछे में चाहे जितनी भी खड़े हो, दो ही दर्पण है हमारे पास केवल दो दर्पण है, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब जो होता है हमारा प्रतिबिंब सीधा होता है। पहला होता है समतल दर्पण, समतल ये हम लोग ने पहले पढ़ चुका है, ठीक है, यही होगा समतल एवं उत्तल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी कार का अग्रदीप में, यानी जो उसका जो ये आगे वाला जो हेडलाइट लगी होती है, ये जो कार की जो हेडलाइट लगी होती है आगे की, ठीक है ना, आगे की जो हेडलाइट लगी होती है, ये पूछ रहे हैं ये क्या चीज का बना होता है। अग्रदीप में जो कार की हेडलाइट होती है वो हमारा उत्तल दर्पण का बना होता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, इसमें हम लोगों ने गलत बताया, ये अवतल दर्पण का बना होता है। चलिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के सामने रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यानी अगर किसी उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा हुआ है तो उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु है वो हमेशा काल्पनिक बनता है, क्योंकि सीधी होती है काल्पनिक, तो काल्पनिक होगी और सीधी होगी, वास्तविक तो होगी नहीं, काल्पनिक होगी और सीधी होती है, तो सीधी है तो काल्पनिक होगी। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका 23 का ए होगा।
कह रहा है इसमें कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये आपको बताना है कि फोकस दूरी किस दर्पण की धनात्मक होती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 दर्पण है। एक तो है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण ये ऐसे होता है, सिंपल सी बात है। समतल दर्पण ऐसे होता है, सिंपल सी बात है। फोकस दूरी इसकी इधर होगी। एक होता है अवतल दर्पण, इसकी भी हमारी जो है, इसकी भी हमारी फोकस दूरी इधर ही होगी। दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण, जिसका फोकस जो है वो इमेजिनरी बनता है, यानी इस साइड बनता है। यानी एक उत्तल दर्पण ही हमारे पास है जिसका फोकस दूरी क्या होता है, वो धनात्मक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस दर्पण का उपयोग वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। हमारे पास अगर सपोज दैट ये हमारा एक वाहन है, सपोज दैट, और इसका यहाँ पे एक विंडो लगी हुई होती है। ठीक है, ये ड्राइवर है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ड्राइवर है यहाँ पे। ठीक है, ड्राइवर है और यहाँ पे इसका विंडो लगा हुआ है जिसमें एक ये मिरर लगी हुई है, मिरर। चूंकि पीछे की जो भी वस्तुएं हमारी पास है, पीछे की जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी, ये बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, और मिरर यहाँ पे बहुत छोटा सा लगा हुआ है। तो हमें एक ऐसा दर्पण का इस्तेमाल करना होगा कि जो दूर से आती हुई जो वस्तु है इसको छोटे आकार में दिखा दे। तो एक उत्तल दर्पण ही हमारा एक ऐसा दर्पण है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण ही हमारा एक ऐसा दर्पण है जो दूर से आते हुए वस्तु को छोटे आकार में हमारे पास इमेज बना के दे देगा। यानी जो साइड मिरर जो होता है, पार्श्व दृश्य के लिए जो साइड मिरर होता है, वो क्या चीज का होता है, ये उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीन परिपाटी के अनुसार, यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये चीन परिपाटी जो है, इसको चीन परिपाटी बोलते हैं, ये चीन परिपाटी हो गई ये चीन परिपाटी के अनुसार, ठीक है ना, दर्पण के सामने रखे गए बीम या वस्तु की बीम या प्रतिबिंब दूरी क्या ली जाती है। ये दर्पण के जो सामने होता है ये हमेशा क्या ली जाती है, क्योंकि चीन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने या तो ये आपका अवतल हो, या अवतल हो, या आपका उत्तल हो, कोई भी हो। अवतल होगा, अवतल दर्पण है तो भी, उत्तल दर्पण है तो भी, वस्तु हमेशा किस साइड ली जाती है, लेफ्ट साइड ली जाती है। वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। किस साइड रखा जाता है, दर्पण के हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। ये दर्पण है, दर्पण के हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा वस्तु को। ठीक है, तो हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। चलिए नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है वाले उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अगर आपका ये उत्तल दर्पण है, ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण, ये हमारा मेन अक्ष हो गया। यहाँ से सपोज दैट कि हमारा आ रहा है, ठीक है, इमेज, और ये यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, तो ये जाएगा, तो ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, और ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। इस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और एफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, r/2 होता है। अब चलिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है, यानी आर आपका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण, हमारा उत्तल दर्पण है, सही सी बात है। तो जब उत्तल दर्पण का हम नाम ले लिया है, यानी इसका जो फोकस दूरी होगी, सपोज दैट फोकस दूरी होगी, वो क्या होगी, यहीं से निकल जा रहा है आंसर इसका। यहाँ पे देखते हैं, जो पॉजिटिव होगा वही लेंगे। तो यानी पॉजिटिव में हमारा दो ही पॉजिटिव है, एक तो ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, और ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव है, उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। चलिए यही पे आंसर हमारा 50-50 का हो गया। अब देखते हैं कि आंसर कैसे निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू r/2 होता है, r हमारा दिया हुआ है, इसलिए F कितना हो जाएगा, 32/2। ठीक है ना, थर्टी टू बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, फोकस दूरी। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि उत्तल दर्पण से हमेशा, जो हमारा उत्तल दर्पण है, इससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अवतल दर्पण से हमेशा हमको क्या मिलता है, अवतल दर्पण का हमेशा इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, बड़ा प्रतिबिंब निकालने के लिए। दंत चिकित्सक जो होता है वो हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऋणात्मक आवर्धन वाले बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। यानी क्वेश्चन है, ऋणात्मक आवर्धन वाले बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो ये क्या होगा, ये वास्तविक होगा एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन कहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन हम लोग कहते हैं। यानी अगर हमारा सपोज दैट कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, ये हमारा प्रतिबिंब
और ये हमारा क्या हो गया, बीम, प्रतिबिंब और बीम, ये दोनों का जो अनुपात है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब और बीम की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब और बीम, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, और बीम की ऊंचाई, और बीम की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। और ये हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में क्या कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का, अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, क्या मापेगा वो, तो वो दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापेगा, तब जाके उसको कंप्लीट उसका प्रतिबिंब पता चल जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी दूर होती है, यानी हम लोग जानते हैं क्योंकि फोकस दूरी जो होता है वो एफ होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि अवतल या उत्तल, अवतल या उत्तल, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी हो, ठीक है, इन दोनों में चिन्ह की बात नहीं की गई है, इस दोनों में चिन्ह की बात नहीं है, ठीक है ना, चिन्ह की बात नहीं की गई है, यानी केवल आपको इन दोनों के बीच यानी फोकस दूरी और आर, इस दोनों के बीच की दूरी को, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फोकस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी है, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कितनी है, आधी नहीं है, तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से बड़ा है तो दर्पण कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब की जो आकार होती है, प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब कैसा आपको होगा, हमारा समतल दर्पण में हमेशा या तो वस्तु के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक जो सतह होता है, जो सर्च लाइट में हम लोग जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या चीज होता है, तो सर्च लाइट में हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परावर्तन के नियम से निम्न में से क्या निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण, परावर्तन के नियम दो हमारे पास है, दो परावर्तन के नियम है, पहला हमने पहले हमने मैंने बताया है कि आपतन किरण और परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, आपतन, ये देखिए ये हमारा दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ठीक है, आपतन किरण, परावर्तन किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक तल में, ये एक नियम हो गया, एक ही तल में होंगे, ठीक है, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण ये और परावर्तन कोण ये, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ये दूसरा नियम हमारा हो गया। कहाँ है यहाँ पे आपतन कोण, ये है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है, तभी ना, जो आभासी होगा, समतल दर्पण द्वारा जो आभासी होगा वो पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो क्या होगा वो आभासी, आभासी कहिए या उसे हम लोग काल्पनिक कह दें, ठीक है ना, आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, ठीक है, तो क्या होगा वो काल्पनिक होगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, यानी फोकसांतर कहने का सेंस कि एफ, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच यही संबंध होता है, अभी हम लोग ने देखा है, यानी एफ जो होता है आर बाई टू के बराबर होता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसकी जो फोकस दूरी दी हुई है ये है हमारा, सपोज यहाँ से किरण आ रहा है और ये यहाँ से क्रॉस कर गया, ये फोकस दूरी, ये है एफ, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ये, यानी वहां से ये जो फिर से जो यहाँ से किरण जाएगा, ये जो दूरी हो गई, ये आर आपको बताना है क्या होगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, आर हमारे पास दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, एफ दिया हुआ कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकल गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, यानी आभासी होगा, यानी आभासी होगा
तो सीधा भी होगा तथा बीम से बड़ा होना चाहिए। बीम से बड़ा होना चाहिए। बीम से बड़ा होने के लिए वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बीम से बड़ा होने के लिए वस्तु को हमेशा बीम से आकार में बीम से बड़ा होने के लिए वस्तु को हमेशा कहाँ कहाँ रखना पड़ता है? आभासी और सीधा। बीम से बड़ा होने के लिए उसके जो ध्रुव है, उसका जो ध्रुव है, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव यानी ये ध्रुव हो गया, ध्रुव तथा फोकसांतर यानी फोकसांतर ये इसके बीच में हमें कहीं पे रखना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं कहीं पे वस्तु को तो इसकी जो आकृति होगी वो क्या होगा? प्रतिबिंब जो है से बड़ा होगा। प्रतिबिंब बीम से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण है। समतल पे तो बराबर बनता है, उत्तल पे छोटा बनता है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, यानी हमारे पास आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी आपको निकालना है। तो फोकस दूरी से हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू आर बाई 2। यहाँ पे आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और भागा 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो गया हमारा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद परिवर्तित किरण किस बिंदु से गुजरती है? यानी हमारे पास अवतल दर्पण है, जल्दी जल्दी इसको हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण गुजरती है वो हमेशा क्या से गुजरती है? फोकस दूरी से निकलती है, फोकस पॉइंट से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी दर्पण से वस्तु की कहीं भी रखने से वस्तु से के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब, और बराबर आकार का सीधा होता है और वो क्या होता है? वो आभासी होता है। सीधा भी होता है और क्या होता है? आभासी भी होता है। तो क्या है? वो समतल दर्पण है। उसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं, उसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साइड मिरर के रूप में निम्न में से क्या प्रयुक्त करते हैं? अभी हम लोगों ने देखा है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है साइड मिरर के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण का आवर्धन। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण का आवर्धन हमारा क्या होगा? +1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, आर दी हुई हमारा 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना, उसकी फोकस दूरी थी। ये बार बार क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर ए इसका हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत, जब कोई एक किरण है, ये सपोज दैट कि हमारा ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है हमारा, ठीक है, एक किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अगर कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आती है तो परावर्तन के बाद ये इसी रुख में, इसी दिशा में ये चली जाएगी, यानी इसमें जो विचलन है वो क्या है? 0, यानी 0 डिग्री का विचलन इसमें हो रहा है, यानी एंगल इनके बीच में जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, अगर दिया हुआ है आपका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? हम लोग जानते हैं यहाँ पे F इक्वल टू आर बाई 2, इसलिए R इक्वल टू एफ गुने 2, या यूं कहें कि R इक्वल टू एफ कितना है? 7.5 इंटू 2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 0 7 2 जा 14, 115 पॉइंट कितना हो गया? सेंटीमीटर। कितना हो गया? यानी ये हो गया 15 सेंटीमीटर। आंसर आपका कौन सा हो गया? आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच, दो समांतर यानी कोई ये समांतर, एक ये समतल दर्पण और एक ये समतल दर्पण, दो समांतर समतल दर्पण के बीच में, ठीक है, कोई वस्तु अगर है, कोई वस्तु हो, इंसान हो, तो इनके बीच रखी गई हो, तो वस्तु के जो प्रतिबिंब, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसके प्रतिबिंब जो बनेंगे वो अनंत प्रतिबिंब बनते चले जाएंगे। आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, कर है कि प्रकाश की, क्या कर रहा है? प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। देखिए क्वेश्चन इसके पहले मैंने बताया है इसका आंसर, मगर यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बनाने का ये प्रयास किया है। क्या? दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन यानी किरण के पथ में जो विचलन यानी थोड़ा सा इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, इधर हो जाए, ये किधर भी यहाँ से थोड़ा सा विचलित हो जाए, ठीक है ना, विचलित हो जाए। विचलन क्या है? जब लंबवत अगर किसी दर्पण पे कोई प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो उसमें विचलन क्या होगा? 0 विचलन होगा, उसमें कुछ भी विचलन नहीं होगा। जिस दिशा से वो आएगा उसी दिशा में वापस ये मुड़ जाएगा, यानी इसके बीच का जो विचलन होगा वो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कितनी होती है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दोगुनी होती है। ठीक है, दोगुनी होती है, हम लोगों ने पहले देखा है। तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कितनी हो जाती है? दोगुनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है?
तो ऐसा एक प्रतिबिंब हमें, ऐसा एक दर्पण हमें चाहिए जो वस्तु से बड़ा हो मगर आभासी हो। तो बड़ा भी मिल जाए और आभासी भी मिल जाए। तो अवतल दर्पण एक ऐसा है, उत्तल दर्पण से तो आभासी नहीं, बड़ा आभासी तो मिल जाएगा, आभासी उत्तल दर्पण से हमारा आभासी प्रतिबिंब तो मिल जाएगा मगर बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। समतल दर्पण से, समतल दर्पण से आभासी मिलेगा, ठीक है, आभासी तो मिल जाएगा मगर मगर बड़ा नहीं मिलेगा, बराबर मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा, इसमें बराबर नहीं, मगर अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे हमें आभासी भी मिलता है, ठीक है, और बड़ा भी मिल जाता है, ठीक है, आभासी और बड़ा दोनों मिल जाता है। तो क्या होगा हमारा अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से हमें प्राप्त हो जाता है बताना। अवतल दर्पण से हमें आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब केवल आभासी बनेगा, केवल वास्तविक बनेगा, ए और दो। तो अवतल दर्पण आभासी, ठीक है, अवतल दर्पण आभासी एवं काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाती है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों बनाता है। नेक्स्ट, गाड़ी के चालक के सामने कैसा दर्पण लगाया जाता है। गाड़ी के चालक के सामने, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, गाड़ी के चालक के सामने, ये चालक है डैशबोर्ड, ये गाड़ी का चालक ऐसे है, इसका ये सामने ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे जो वो बैठा है, यहाँ पे स्टीयरिंग उसकी लगी हुई है, यहाँ पे सामने जो मिरर लगाया जाता है, ये ये पूछ रहा है कि ये कैसा लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा उत्तल दर्पण का ही लगाया जाता है, ताकि सामने लगी होती है, ये पीछे देखता है, सामने से ये पीछे का दृश्य देख सकता है, ये उत्तल दर्पण की लगी होती है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों को किस बिंदु से मापा जाता है। यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों को हम लोग जो मापते हैं, ये दर्पण, दर्पण, ये दर्पण हो गया, दर्पण के ध्रुव से, क्या चीज से मापा जाता है, ध्रुव, ध्रुव से मापा जाता है, सॉरी, ये ध्रुव, ध्रुव से मापा जाता है, ठीक है ना, ये हाँ ध्रुव से, ध्रुव से मापा जाता है, पोल जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पोल से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होगा, ठीक है, हमेशा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा, उल्टा कभी नहीं होगा, ठीक है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है, उल्टा भी और सीधा भी ये नहीं होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका मान हमेशा, उसका मान अनंत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, यानी ये जो गोलीय दर्पण सपोज दैट ये हमारा है, ये है ध्रुव, ध्रुव जिसे हम लोग पोल कहते हैं, वक्रता केंद्र ये सेंटर जिसे हम लोग सी कहते हैं, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, छोटा भी बने और आभासी, आभासी होगा तो सीधा भी होगा, किस दर्पण से बनता है, तो उत्तल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब तो हमारा तीनों दर्पण ही बनाता है, यानी तीनों दर्पणों द्वारा हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, वक्रता, वक्रता केंद्र, ये है हमारा वक्रता केंद्र, सब सेंटर, केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ पर स्थित होनी चाहिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर वास्तविक, वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहाँ पर स्थित होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र कहाँ बनाना है, वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, वस्तु कहाँ पर स्थित होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को होना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अवतल दर्पण से वस्तु, अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। ध्रुव और फोकस के बीच में है तो वस्तु की स्थिति, वस्तु कैसी होती है हमारी, तो आभासी और बड़ा होगा, आभासी होगा और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, मैंने पूछ रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा दर्पण है, कोई भी दर्पण है, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें बस एक ही ऐसा दर्पण है जिससे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, और वो क्या है, वो है अवतल दर्पण, उसका नाम है क्या, अवतल दर्पण, उसका नाम है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट,
यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वस्तु के आकार के बराबर जब होगा तो वो हमेशा समतल दर्पण होगा, वो समतल दर्पण होगा, ठीक है ना। ये समतल दर्पण है, ठीक है, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के किस बिंदु पर रखने से, ठीक है, अवतल दर्पण के किस बिंदु से, अवतल दर्पण के किस बिंदु पर रखने से वस्तु का बनने वाला जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो बड़े आकार का हो जाएगा, ठीक है। बड़े आकार का कब होगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना होगा। वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आप जब रखिएगा, ये है वक्रता केंद्र और फोकस, ये हो गया फोकस, ठीक है, ये हो गया फोकस। यहाँ पे रखने से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब और बड़ा आकार का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। तो समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करना होता है। वस्तु को कहाँ रखने पर अवतल दर्पण से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु को कहाँ रखने पर अवतल दर्पण से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो फोकस के केंद्र पर, फोकस केंद्र पर, ठीक है ना। फोकस केंद्र पर रखने से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम, आवर्धन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, एम, ऋणात्मक हो। गोलीय दर्पण ऐसा है जिसका आवर्धन ऋणात्मक हो, तब पूछा जाएगा कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक है। चलिए, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण का आवर्धन सूत्र जो होता है वो एम इज बाई यू होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का आवर्धन सूत्र यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई, ठीक है। ये हुआ आज का हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय।